नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं कि केबीएस के लेक्चर्स पेडोलॉजी के लिए स्टार्ट हुए हैं। तो उसी में आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेज, यानी विकासात्मक कार्य और चुनौतियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विकासात्मक कार्य आया कहाँ से। तो अगर बात करें विकासात्मक कार्य की बात करें तो विकासात्मक कार्य रॉबर्ट हैवी हर्स्ट द्वारा 1950 में इस शब्द की शुरुआत की गई। अब इन्होंने इस शब्द का दिया क्यों, देने का कारण क्या था, तो उसको हम समझेंगे यहाँ पे ध्यान से। अब रॉबर्ट हैवी हर्स्ट थे कौन? ये थे एक भौतिक विज्ञानी, लेकिन इन्होंने विकासात्मक कार्य नामक शब्द की क्या की, खोज की शुरुआत की। तो अब समझेंगे विकासात्मक कार्य है क्या। तो विकासात्मक कार्य हम देखेंगे कि एक विकासात्मक कार्य वह है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके बारे में पूर्वानुमेय और लगातार उत्पन्न होता है। ठीक है। अब पूर्वानुमेय और लगातार उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, यानी हम ये समझेंगे कि विकास के सभी कार्य एक निश्चित आयु में ही होने चाहिए। जैसे शैशवावस्था में अगर बालक है तो शैशवावस्था में रेंगना, चलना, उठना, बैठना और संतुलन स्थापित करना ही सीखता है। लेकिन बाल्यावस्था में पढ़ना लिखना सीखता है कि शैशवावस्था में ही पढ़ना लिखना सीख जाता है? नहीं, बाल्यावस्था में वो पढ़ना लिखना सीखता है, लिखना सीखता है। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विकास के सभी कार्य एक निश्चित आयु में ही किए जाते हैं। तो आपको बात क्या समझ में आई? बात ये समझ में आई कि विकासात्मक कार्य में उम्र की बड़ी भूमिका होती है। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखेंगे विकासात्मक कार्य में किया क्या जाता है। तो विकासात्मक कार्य में अधिगम का सही समय, अधिगम का सही समय देखते हैं। सही समय में कौन सा कार्य उपयोग किया गया है, उन सब के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो है विकासात्मक कार्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे की ओर चलते हैं। यानी अब इसमें से पॉइंट क्या निकला? पॉइंट ये निकला कि विकासात्मक कार्य व्यक्ति की विकास और विकासात्मक अवस्था से जुड़े हुए हैं। विकासात्मक अवस्था का मतलब अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, डिफरेंट टाइप की अवस्थाएं दी गई हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? जीवन में आनंद प्राप्त करना और समायोजित रहना। जीवन में समायोजित रहना और समायोजित रहकर कार्य करना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम अब आगे की ओर चलते हैं कि आगे की ओर क्या है। तो दूसरे स्लाइड में हम देखेंगे कि रॉबर्ट हैविंग हर्स्ट ने कहा क्या था विकासात्मक कार्य के बारे में। उन्होंने ये कथन कहा था कि सीखना जीवन के लिए क्या है? सीखना जीवन के लिए बुनियादी है। और लोग जीवन भर क्या करते हैं? सीखते हैं। मृत्यु पर्यंत तक लोग क्या करते हैं? सीखते हैं। उनके अनुसार विकासात्मक कार्य क्या था? विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है जो व्यक्ति के पास है और वह एक विशेष जीवन काल में हल करना चाहता है। यानी वह अपने विशेष जीवन काल में ही इसे करना चाहता है। ठीक है। और उन्होंने इसी बात पर एक और बात लिखी। क्या लिखी? कि एक विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का मध्यम मार्ग है। यानी विकासात्मक कार्य क्या है? आप जानते हैं व्यक्तिगत आवश्यकता होती है और सामाजिक मांग। सामाजिक मांग के हिसाब से ही व्यक्ति को चलना होता है। तो व्यक्तिगत आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का जो मध्यम मार्ग है, उस मध्यम मार्ग को हम क्या कहते हैं? विकासात्मक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासात्मक कार्य। इतनी बात आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं और अगले स्लाइड में देखते हैं कि अगले स्लाइड में विकासात्मक कार्य के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, विकासात्मक कार्य को बताने के लिए हैविंग हर्स्ट ने विकासात्मक कार्यों के बारे में बताया गया है, दो प्रकार से बताया है जो निम्नलिखित है। पहला जो मॉडल उन्होंने दिया था, हैविंग हर्स्ट ने जो पहला मॉडल दिया था वो मॉडल था बायो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का जैव मनो सामाजिक मॉडल।
इतनी बात समझ में आ गई, पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझते हैं कि दूसरी बात इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने विकासात्मक कार्य सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? विकासात्मक कार्य सिद्धांत। अब हम समझते हैं कि विकास का जैव मनोसामाजिक मॉडल है क्या, किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी समाज में भूमिका क्या है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए। विकास का जैव मनोसामाजिक मॉडल रॉबर्ट हैपिंग हस्ट द्वारा दिया गया। ठीक है, इसमें सुझाव क्या दिया गया? इसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति का विकास जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है, जैविक का मतलब शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। सामाजिक कारक क्या है? सामाजिक कारक में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, उसको बार बार कमज़ोर कहा जाए तो वो बच्चे को कमज़ोर बनाता है। लेकिन अगर किसी वर्ग को तुलना ना करके उसको उठाया जाए तो क्या बन जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, सफल होगा अपने जीवन में। तो ये है एक सामाजिक कारक। अब इस मॉडल के अनुसार कहा क्या जाता है? इसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति के जीन और शारीरिक विशेषताएं उनके जैविक विकास में योगदान करती हैं। यानी जैविक विकास में जो योगदान करती हैं वो क्या हैं? व्यक्ति के जीन और उनकी शारीरिक विशेषताएं। जबकि उनके विचार और भावनाएं, व्यक्तित्व लक्षण उनके मनोवैज्ञानिक विकास है। मनोवैज्ञानिक विकास क्या है? उनमें विचार किस प्रकार से आते हैं? अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। भावनाएं कैसी हैं? अच्छी भावनाएं हैं या भावना गलत भावना भरी हुई है? व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व कैसा है? संकीर्ण मानसिकता का है या ब्रॉड मानसिकता का है, व्यापक मानसिकता वाला बंदा है? ठीक है, तो ये हुआ किसमें? मनोवैज्ञानिक विकास में योगदान करते हैं। लेकिन सामाजिक कारक कौन से हैं? सामाजिक कारक में आते हैं परिवार, संस्कृति और समाज की सामाजिक अपेक्षाएं। ये हैं सामाजिक कारक। यानी परिवार, आपका जिस प्रकार से परिवार रहेगा आपकी सोच भी उसी प्रकार से रहेगी। संस्कृत, आप जिस धर्म से संबंधित होंगे उसी धर्म से आपकी संस्कृति होगी। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। यानी यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और जैविक कारक, ये तीनों क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर बढ़िए। अब आगे की ओर दूसरा मॉडल देखेंगे। और दूसरा मॉडल क्या उन्होंने दिया? दूसरा मॉडल उन्होंने दिया विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। ठीक है, तो विकासात्मक कार्य सिद्धांत क्या है? जिसे हैविंगहर्स्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी विकासात्मक कार्य को हैविंगहर्स्ट के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह एक कैसा सिद्धांत है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो प्रस्तावित करता है कि व्यक्ति अपने विकास में पूर्वानुमेय चरणों की एक श्रृंखला से गुजरते हैं। ठीक है, पूर्वानुमेय चरण का मतलब है जैसे शैशवावस्था है, शैशवावस्था में रेंगना ही सीखेगा, चलना ही सीखेगा, बोलना ही सीखेगा, ठोस आहार लेना ही सीखेगा। ये पूर्वानुमेय चरण है। ये कार्य पहले से होता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक के अपने विशिष्ट कार्य एवं चुनौतियां होती हैं जिन्हें व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार यह कार्य कैसा होना चाहिए? सार्वभौमिक है और सभी व्यक्तियों पर उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना लागू होता है। ये सार्वभौमिक है, ये सब पर लागू होगा, चाहे जिस समाज से भी बिलोंग करता हो, चाहे जिस संस्कृति से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका हैविंगहर्स्ट का विकासात्मक कार्य सिद्धांत। अब आगे की ओर स्लाइड की ओर चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे की ओर देखेंगे कि हैविंगहर्स्ट ने 1972 में विकासात्मक कार्य के आधार पर 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था जो है शैशवावस्था अथवा प्रारंभिक बचपन अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी जन्म, ये इसका समय किस प्रकार से है? जन्म से 6 वर्ष। दूसरी अवस्था जो बताई थी मिडिल चाइल्डहुड या मध्य बाल्यावस्था या मध्य बचपन, और इसकी उम्र क्या थी? 6 से 12 वर्ष। यानी 6 से 12 वर्ष की अवस्था को इन्होंने मध्य बाल्यावस्था बताई। किशोरावस्था किस काल को बताई? किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक इन्होंने निर्धारित की। यानी तीसरी जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है? किशोरावस्था। चौथी अवस्था कैसी है? प्रारंभिक वयस्कता या इसी को बोलते हैं
वयस्कावस्था। और वयस्कावस्था जो स्टार्ट होता है, अर्ली एडल्टहुड जो स्टार्ट होता है, वो कब से स्टार्ट होता है? 21 से 40, या कहीं कहीं पर दिया रहता है 1930 वर्ष। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे की ओर चलते हैं और मिडिल एज समझते हैं। मिडिल एज का मतलब है मध्य वयस्कावस्था। और मध्य वयस्कावस्था स्टार्ट होती है 30 से 60 वर्ष, या कहीं कहीं पर 45 से 60 वर्ष दिया गया है, यानी 30 से 60 के बीच में ही होती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं, परिपक्वावस्था। आपका जो 6वीं अवस्था है, 6 अवस्था जो है, वो है क्या? परिपक्वावस्था। और ये स्टार्ट होती है 60 या 65 वर्ष से अधिक की उम्र में। ठीक है, अब विकासात्मक कार्य में इनके कार्य बताए जाएंगे इनके आधार पर। ठीक है, तो हम आगे की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं पहली अवस्था के बारे में, कि पहली अवस्था में हैविंग हर्स्ट ने क्या बताया था। तो पहली जो अवस्था है उसको शैशवावस्था कहते हैं, तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था का चरण भी कहा जाता है। तो इसका जो वर्ष है, समय जो काल है, वो जन्म से 6 वर्ष तक है। अब इसमें बच्चा करेगा क्या? इसमें बच्चा क्या करेगा? चलना सीखेगा, बात करना सीखेगा। ठीक है, आप जानते हैं शैशवावस्था में बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बोलने का प्रयास करते हैं, करना सीखेंगे, ठोस आहार लेना सीखेंगे। अगर भैया ठोस आहार ना दिया जाए, आप जानते हैं बचपन में शैशवावस्था में बच्चे क्या करते हैं? माँ का दूध पीते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ठोस आहार लेना सीखते हैं, यानी खाना किस प्रकार खाया जाता है, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, इन सब के बारे में वो सीखता है, लेकिन जानता नहीं रहता है। ठीक है, अगला क्या है? शरीर के कचरे के उन्मूलन को नियंत्रित करना सीखता है। शरीर के कचरे का उन्मूलन नियंत्रित करने का क्या आशय है? कि मल मूत्र त्यागना सीखता है, या इसी को बोल सकते हैं शौचालय शिक्षा। ठीक है, अगली विशेषता क्या है? या इसमें सेक्स अंतर और यौन विनय सीखता है। यौन अंतरों को सीखना तथा यौन शालीनता को सीखता है। यौन शालीनता का मतलब है मन मूत्र होने पर चिल्लाने लगना, रोने लगना। ठीक है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली जो विशेषता है, एक सामाजिक और भौतिक वास्तविकता का वर्णन करने के लिए अवधारणाएं बनाना और भाषा सीखना। ये क्या करता है? वातावरण में सरलतम रूप से जुड़कर भौतिक वास्तविकता का वर्णन करके अवधारणाएं बनाता है, भाषा सीखता है कि किस प्रकार से लोग बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो स्टार्टिंग में इंग्लिश ही बोलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका वातावरण जो है, वातावरण में जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, अगला देखिए, अगली विशेषता कौन सी है? पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्राथमिक बाल्यावस्था में ही क्या होता है? बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में इसमें एक और विशेषता होती है, वो विशेषता है वस्तुओं तथा व्यक्तियों में पहचान करना सीखना। यानी शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य में जो बच्चा होता है वो वस्तुओं को पहचानना सीखता है और व्यक्तियों को पहचानना सीखता है। व्यक्तियों में ये पहचानता है ये हमारी मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये भैया हैं, ये दीदी हैं। ठीक है, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बात करते हैं कि मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था का जो समय पीरियड निर्धारित किया गया है, समय काल निर्धारित किया गया है, वो जन्म से 6 से 12 वर्ष तक है। और मध्य बाल्यावस्था की अब विकासात्मक कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य में आप देखेंगे कि खेलों के लिए समझ और कौशल विकसित किया जाता है। यानी अब बच्चा क्या होगा? बच्चा अपने परिवार से बाहर निकलेगा, अपने हम उम्र के साथी के साथ होगा, तो वहाँ पर वो क्या सीखेगा? खेलों की समझ सीखेगा, खेलों के नियम को सीखेगा, वहाँ पर कौशल विकसित करेगा। दूसरी बात करें दूसरी विशेषता की, तो आप दूसरी विशेषता देखेंगे कि हम उम्र के बालक या बालिकाओं के साथ मित्रता करता है। अपने से समान उम्र के बालक या बालिकाओं के साथ मित्रता करता है। क्या करता है? समूह निर्माण करता है। ठीक है, समूह निर्माण करता है। तो ये क्या किस में आते हैं? मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता देखते हैं, खुद के लिए संपूर्ण अनुभूति बनाना। खुद के लिए बच्चा क्या करेगा? अपनी अनुभूति खुद से बनाएगा, अनुभव द्वारा सीखेगा, क्रियाकलापों द्वारा सीखेगा। ठीक है, लिंग के अनुसार व्यवहार करना। व्यवहार करने का मतलब है अगर वो बच्चा है, बालक है, तो वो बालक को ही दोस्त बनाएगा।
अगर बालिका है तो बालिका को ही दोस्त बनाएगी, मित्र बनाएगी। तो ये लिंग के अनुसार क्या हो गया, व्यवहार करना। और अगली चीज़ देखते हैं, तो अगली विशेषता जो है वो विशेषता है सामान्य गणित की समझ विकसित करना। यानी मध्य बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, सामान्य गणित की समझ विकसित करते हैं। गुणा करना, भाग करना, गिनना, ठीक है, जोड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारी सामान्य चीज़ों को समझते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं कि मध्य बाल्यावस्था की और क्या विशेषताएं हैं। तो मध्य बाल्यावस्था की और विशेषताएं देखेंगे तो 6वीं विशेषता जो देखेंगे वो विशेषता है दैनिक जीवन में काम आने वाले संप्रत्यों को सीखना। यानी इस काल में बच्चे व्यवहारिक ज्ञान से सीखते हैं, दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं। इसीलिए बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में क्या किया जाता है, क्रियाकलाप दिए जाते हैं, असेसमेंट दिए जाते हैं। अगली विशेषता क्या है, नैतिकता, मूल्य और विवेक आदि की समझ बढ़ाना। नैतिकता, मूल्य और विवेक आदि की समझ बढ़ाना। अब इसमें नैतिक भावना का भी विकास होता है। अगर कोई अच्छे से बिहेव करेगा तो उसकी अच्छी आदतों को बाल्यावस्था में सीखा जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना का विकास, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। सामाजिक समूहों एवं संस्थानों के प्रति सम्मान बढ़ता है। ठीक है, आप देखते हैं कि सामाजिक समूहों, बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर का अनुकरण करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। शारीरिक कौशल का विकास, इसी में वो शारीरिक कौशल करना, खेलना सीखते हैं, उछलना, कूदना, ठीक है, ये सारी क्रियाकलापों को सीखते हैं। तो वो आता है उसमें शारीरिक कौशल। अगला है समाजीकरण का विकास। क्या है, साथी समाजीकरण का विकास। यानी वो अपने ग्रुप के साथ अपने मित्रों के ही कार्य व्यवहार को वहाँ पर क्या करेगा, सीखेगा। गामक कौशलों में प्रवीणता अर्जित करना एवं गामक कौशलों में प्रवीणता, प्रवीणता का मतलब है बच्चे कूदने, दौड़ने, भागने, ठीक है, इन सब चीज़ों को सीखेगा तो वो है गामक कौशल में प्रवीणता। आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं और हम पढ़ते हैं अगली अवस्था को। आपकी जो अगली अवस्था, तीसरी जो अवस्था है उसको किशोरावस्था बोलते हैं। और किशोरावस्था के बारे में ही स्टेनले हॉल ने क्या कहा कि ये झंझावातों या तूफानों की क्या है, अवस्था है। तो किशोरावस्था में बालक के विकासात्मक कार्य क्या होंगे, साथियों के साथ परिपक्व तथा अस्थायी संबंध स्थापित करना। यानी इस अवस्था में जो किशोरावस्था वाले बालक होते हैं वो साथियों के साथ क्या करते हैं, अपने मित्रों के व्यवहार को ज़्यादा सीखते हैं, अपने मित्रों के व्यवहार से ज़्यादा सीख लेते हैं। ठीक है, तो वो किशोरावस्था के क्या है, विकासात्मक कार्य हैं। साथ में पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित गुण सीखना, इसमें पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित गुण आ जाते हैं। ठीक है, यानी वो अपने को पुरुष समझने लगते हैं, स्त्रियां अपने आप को स्त्री समझने लगती है, मेकअप वोकअप करने लगती है। ठीक है, और इसमें स्त्रियां क्या करती हैं, किशोर और किशोरियां क्या करती हैं, अपनी बॉडी को स्लिम रखना चाहते हैं। ठीक है, यानी खोखला आदर्श बनाना चाहते हैं। अगली बात क्या है, माता पिता या बड़ों से हटकर खुद के लिए एक संवेगात्मक सहयोग पाने के लिए संबद्ध होते हैं। मतलब ये माता पिता या बड़ों की बातों को बुरा मानते हैं, ये अपने आप के संवेगात्मक सहयोग पाने के लिए ही संबंध बनाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, किशोरावस्था में ही बालक अपने भविष्य के व्यवसाय के बारे में सोचता है। भविष्य के व्यवसाय के बारे में सोचना किशोरावस्था में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, पारिवारिक जीवन तथा खुद को शादी जैसी जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना, इसमें किशोरावस्था में बालक क्या करते हैं, खुद को पारिवारिक जीवन तथा खुद को शादी जैसी जिम्मेदारियों के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। समझ में आ गया भैया। अगली विशेषता जो है, खुद को सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार करना, सामाजिक मूल्यों पर खरा उतरना। वो अपने आप को सामाजिक मूल्यों पर खरा उतरने के लिए एक खोखला आदर्श बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये विशेषता हुई किशोरावस्था की। अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता जो है आर्थिक स्वतंत्रता की खोज करना। और आर्थिक स्वतंत्रता की खोज करना किशोरावस्था से स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय उसको बहुत सारी बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं, वह उनको खरीदना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो अपने आर्थिक पैसे को मजबूत करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को सीखने लगता है। ठीक है, लैंगिकता का विकास, और किशोरावस्था में ही लैंगिक भावनाओं का क्या होता है, विकास होता है। अब
ये सब बातें विकासात्मक कार्य, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य लिखी किस में गई हैं? तो उस बुक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और उसे किसने लिखा था? उसे लिखा था रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने। रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे स्लाइड। अब हम बात करेंगे वयस्कावस्था में विकासात्मक कार्य किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और ये इस चरण की अगली अवस्था फोर्थ अवस्था है। तो वयस्कावस्था में विकासात्मक कार्य किस प्रकार से होंगे? इसमें जीवन साथी का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। वयस्कावस्था में ही जीवन साथी का चयन होता है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिकाएं ग्रहण करना होता है। समाज जो निर्धारित करता है कि स्त्रियों के ये कार्य हैं, पुरुषों के ये कार्य हैं, उन कार्यों का निर्धारण जो होता है वयस्कावस्था में ही होता है। जीवन साथी के साथ संतुलन बनाकर जीवन आगे बढ़ाना सीखता है। इसी अवस्था में, किस वयस्कावस्था में ही क्या करते हैं? पुरुष और महिलाएं जीवन साथी के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती हैं। ठीक है, और चौथी बात करें तो परिवार की शुरुआत जो होती है, अगर किस अवस्था से होती है तो वयस्कावस्था से ही होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। आगे की स्लाइड में देखेंगे कि इसी काल में बच्चों का जन्म होता है और बच्चों का पालन पोषण करना सीखते हैं। यानी लोग क्या सीखते हैं? बच्चों का पालन पोषण करना सीखते हैं। समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक एवं नागरिक भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे सामाजिक भूमिका का निर्वहन करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। यानी समाज के अनुसार निर्धारित मूल्यों पर ही वो चलते हैं। गृहस्थ जीवन का प्रबंधन करना सीखते हैं, किस प्रकार से पैसे को कलेक्ट करें, किस प्रकार से पैसे को निर्धारित करें। ठीक है, तो वो प्रबंधन गृहस्थ जीवन में ही सीखता है। व्यवसाय का चयन, कौन सा व्यवसाय चयन करने से किसमें सबसे ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा, कौन सा व्यवसाय हमारे लिए अच्छा होगा, व्यवसाय का चयन करना भी इसी अवस्था में सीखता है बच्चा वयस्क अवस्था में। और सामूहिक रूप से क्या होता है? सक्रिय होना सीखता है। यानी इस अवस्था में सामूहिक रूप से सक्रिय होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड में देखते हैं कि अगली अवस्था क्या है। अब पांचवी अवस्था पढ़ेंगे तो हैविंगहर्स्ट ने जो पांचवी अवस्था दी थी उसका नाम था डेवलपमेंट टास्क ऑफ मिडिल एज। यानी हम इस अवस्था को बोलेंगे मध्य वयस्का अवस्था। क्या बोलेंगे? मध्य वयस्का अवस्था। मध्य वयस्का अवस्था में नागरिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी वहन करने में परिपक्व हो जाता है। यानी इस अवस्था में वह नागरिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी लेना सीख जाता है। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को देखना सीख जाता है। तो ये मध्य अवस्था की, वयस्क अवस्था की विशेषता है। अगली विशेषता देखेंगे, कोशिश करना, सामाजिक स्तर को बनाए रखने की कोशिश करना सीख जाता है, आर्थिक स्तर बनाए रखने की कोशिश करना सीख जाता है। ठीक है, अपने टीनेजर बच्चों को एक अच्छे वयस्क के रूप में तैयार करना सीख जाता है। वो अपने टीनेजर छोटे छोटे बच्चों को अपने अनुभव के द्वारा क्या करता है? कुछ अच्छी चीज़ों को सिखाता है, बुरे और अच्छे और बुरे में फ़र्क करना बताता है। ये सब विशेषताएं या विकासात्मक कार्य किस अवस्था में दिखाई देते हैं? मध्य वयस्क अवस्था में दिखाई देते हैं। ठीक है, अगली विशेषता देखेंगे कि मध्य वयस्क अवस्था में अगली जो विशेषता है वो कौन सी विशेषता है। तो अगली विशेषता देखेंगे तो ये जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालना और संतुलन बनाए रखना सीखता है। क्योंकि मध्य वयस्क अवस्था में ही सबसे ज़्यादा जीवन साथी के साथ सबसे ज़्यादा जरूरी पल होते हैं जिसमें संतुलन बनाना आवश्यक होता है। वृद्ध हो रहे माता पिता का ध्यान रखना इसी अवस्था में सीखता है। मध्य वयस्क अवस्था में ही माता पिता जिसके वृद्ध हो गए हैं वो उनका ध्यान रखना सीखता है। तो ये किस अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं? मध्य अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं और अगली स्लाइड में अगली विशेषताओं को पढ़ते हैं। अगली विशेषता जो है आपकी, ठीक है, तो आपकी जो अगली विशेषता है वो है परिपक्व अवस्था के विकासात्मक कार्य। और परिपक्व अवस्था के विकासात्मक कार्य हैं। परिपक्व अवस्था में
लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं, व्यक्ति जो होता है बहुत बूढ़ा हो गया होता है और उसकी शारीरिक शक्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो शारीरिक शक्ति घटने के साथ हुआ क्या करता है, समायोजन करता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होने के खुद को घटी हुई आय के प्रति ढालता है। यानी जॉब से निवृत्ति लेने के बाद वो क्या करता है, खुद को घटी हुई आय के प्रति क्या करता है, ढालता है। यानी उस समय पैसे कम हो जाएंगे, भाई पैसा कमाएगा नहीं तो पैसे कम हो जाएंगे, तो वह उसके अनुसार अपने को ढालना सीखता है। जीवन साथी की मृत्यु होने पर जीवन में समायोजन करना सीखता है। जीवन साथी की मृत्यु हो जाने पर वो जीवन में क्या करता है, समायोजन करना सीखता है। आगे की स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि अगली परिपक्व अवस्था के विकासात्मक कार्य क्या हैं। खुद को बहिष्कृत समझने पर संतुलन बनाए रखता है। इस समय क्या होता है, कई लोग अपने माता पिता को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस समय अपने आप को बहिष्कृत समझते हैं, तो उस समय वो उनको संतुलन बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अपने उम्र के लोगों के संपर्क में लाना, अपने उम्र के लोगों के साथ बात करते हैं। ठीक है, घटते स्वास्थ्य समायोजन, इस समय स्वास्थ्य क्या होने लगता है, घटने लगता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, तो वह उसके साथ संयोजन करना सीखता है और अंतिम सत्य को जान जाता है कि मृत्यु ही हमारी शक्ति है, अंतिम अंतिम सत्य है, तो मृत्यु को स्वीकारना सीख जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे हैविंग हस्ट द्वारा दिए गए विकासात्मक जितने भी विकासात्मक कार्य हैं, वो विकासात्मक कार्य आपके अब समाप्त हो चुके हैं। तो कृपया ध्यान से इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए हम यहीं पर अपनी विराम देते हैं लेक्चर को। अगली लेक्चर कल सुबह इसी टाइम पर मिलेगी।